कैसे हो सब? वेलकम ऑल टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लेबर लॉ का एक न्यू एक्ट, दैट इज अप्रेंटाइज एक्ट 1961। आज के इस वीडियो में ना हम लोग इस एक्ट का करेंगे चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन से। पॉइंट नंबर 1 जो ये कहता है कि इस एक्ट को हम लोग अप्रेंटाइज एक्ट 1961 कहते हैं। पॉइंट 2, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द इंडिया, मतलब ये एक्ट पूरे भारत में लागू होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। पॉइंट 3, देखो पहले दो पॉइंट्स तो सिंपल थे बट अब पॉइंट्स को ध्यान से समझना। तो पॉइंट 3 ये कहता है कि ये जो एक्ट है ना उस तारीख को, उस डेट को लागू होगा जो तारीख सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर के घोषित करती है। लेकिन एक बात याद रखना, ये एक्ट की जो तारीख है ना वो डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर के ये कह रही है कि पंजाब में ये एक्ट 1 जुलाई 2024 को लागू होगा, वहीं महाराष्ट्र में 1 जून 2024 को होगा। तो क्या समझे आप लोग कि इस एक्ट की जो तारीख है वो डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट हो सकती है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर के घोषित करती है। पॉइंट 4, अब पॉइंट 4 हमें ये बताता है कि इस एक्ट के प्रोविजंस जो हैं वो कहाँ पर लागू नहीं होती हैं। तो पॉइंट 4 का सबसे पहले ए पॉइंट समझते हैं। ए पॉइंट ये कहता है कि ये जो एक्ट के प्रोविजंस है ना, कहते हैं वो ऐसे ही हर एक इंडस्ट्री, हर एरिया और फील्ड में लागू नहीं हो जाती हैं। यस, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि कौन से एरिया में, फील्ड में या इंडस्ट्री में इस एक्ट की प्रोविजंस फॉलो करी जाएंगी, लागू होंगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके ये घोषित कर रही है कि महाराष्ट्र के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज है ना वहाँ पर इस एक्ट को लागू किया जाए। तो इट मीन्स अब ये वाली जो इंडस्ट्री होगी जो इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रोड्यूस करती हैं उन सभी इंडस्ट्रीज को इस एक्ट की प्रोविजंस माननी होंगी। तो क्या समझे आप लोग कि इस एक्ट की प्रोविजंस उसे इंडस्ट्री, उसे फील्ड, उसे एरियाज में लगती हैं जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में या इस पर्टिकुलर एरिया में ये एक्ट लागू होगा। पॉइंट बी अब नहीं है। देखो इस सेक्शन में, इस एक्ट में मैं जब बोलूँगी कि ये पॉइंट अब हमें नहीं पढ़ना तो इट मीन्स वो पॉइंट, वो सेक्शन रिपील हो चुका है, ओमिट हो चुका है, ठीक है। तो बी पॉइंट अब नहीं पढ़ना है। पॉइंट सी की बात करते हैं। पॉइंट सी ये कहता है कि कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ फील्ड्स जो हैं वो एक सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल की स्कीम के अंडर आती हैं। तो वो इंडस्ट्रीज, वो फील्ड्स जो इस स्कीम को फॉलो कर रही हैं ना, उन्हें फिर ये जो अप्रेंटिस एक्ट है ना उसके प्रोविजंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल के साथ समझिए। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना एक डिजिटल मार्केटिंग यूथ अप्रेंटिसशिप स्कीम चलाई है, जिसमें क्या है कि जो यूथ है ना उनको डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, लाइक वेबसाइट्स के रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट्स के रिलेटेड क्या है, ट्रेनिंग दी जाती है। अब अगर कोई इंडस्ट्री, अगर कोई कंपनी इस स्कीम को फॉलो कर रही है तो उसे अप्रेंटिस एक्ट की जो प्रोविजंस हैं वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बट शर्त ये है, कंडीशन ये है कि वो जो अप्रेंटिसशिप स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, तभी वो क्या है, इस एक्ट को प्रोविजंस मानने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती है। सो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की। जितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है आज के इस वीडियो में हम लोग सारी कवर करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। सो फ्रेंड्स, आर यू रेडी? डेफिनेशंस करें आप। सबसे पहले हमारी डेफिनेशन आती है ऑल इंडिया काउंसिल। ऑल इंडिया काउंसिल क्या है? एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। इस एक्ट में ऑल इंडिया काउंसिल का मतलब है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पर क्या है, टेक्निकल स्किल्स एंड एप्लीकेशंस प्रोवाइड करी जाती है। ये एक्ट कहता है कि ऑल इंडिया काउंसिल का मतलब है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 30 नवंबर 1945 को। कैसे? बाय द रेजोल्यूशन। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। किसकी मिनिस्ट्री में? इन द फॉर्मर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आपने एक बात नोटिस करी, यहाँ पे फॉर्मर वर्ड ही लिखा है, इसका मतलब पूर्व का शिक्षा मंत्रालय, पहले का शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है। तो समझ गए इस डेफिनेशन को? सिंपल थी। लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज अप्रेंटाइज। अरे फ्रेंड्स, मैं ना एक फैक्ट्री में जाके ट्रेनिंग ले रही हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? मैं कौन हूँ? मैं अप्रेंटाइज हूँ। और मेरा ये ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम है ये किस आधार पे किया जाएगा?
कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर। कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसमें ये लिखा होगा कि वो लोग मुझे कितने टाइम के लिए ट्रेनिंग देंगे, 6 महीने के लिए देंगे, साल के लिए देंगे, 1.5 साल के लिए देंगे, और अगर वो मेरे को ट्रेनिंग देंगे तो वो मेरे को कौन कौन सी स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, राइट। इसके अलावा वो मेरे को ट्रेनिंग के दौरान हर महीने कितनी मजदूरी देंगे, कितनी वेजेस देंगे, ये सब चीज़ें क्या है कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं। तो क्या समझे आप लोग, अप्रेंटिस का मतलब क्या है, एक वो पर्सन जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में, इंडस्ट्री में जाकर के क्या है ट्रेनिंग लेता है। क्यों लेता है, अपनी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली क्या है सीखने के लिए, ठीक है, अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए। और ये जो ट्रेनिंग है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, राइट। नाउ आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या है, अच्छा आप लोग लेबर लॉ पढ़ रहे हो, ऑनलाइन कोर्स खरीदते हो, कोर्स वो एक थ्योरेटिकल कोर्स होता है, बस ऐसे ही अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या है, एक प्रैक्टिकल कोर्स होता है जो एक पर्सन जा करके क्या है किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, एस्टैब्लिशमेंट में जा करके सीखता है। किसके बेसिस पे सीखता है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होता है ये सब, राइट। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एक कोर्स होता है जो जा करके बच्चा एक सीखता है, एक बंदा सीखता है किसी इंडस्ट्री में या किसी एस्टैब्लिशमेंट में। और बात क्या इसमें कि ये जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, जो ये कोर्स है, ये डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट होता है। वो तो कॉमन बात है, वो तो हम समझ ही गए। आप देखो अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो उसकी जो ट्रेनिंग है वो एक फैशन डिजाइनर से अलग ही होगी। तो मतलब जो ट्रेनिंग होती है वो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट होती है। नाउ आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अरे आपको क्या लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि कौन से केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है और कौन से केसेस में स्टेट गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो पॉइंट 1, सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। पॉइंट 2, रीजनल बोर्ड्स के केसेस में भी। पॉइंट 3, अगर कोई ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस है, अब इसकी भी एक अलग से डेफिनेशन है, आगे जाके समझेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि अगर कोई ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस है ना, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। अरे यार ये जो एक एस्टैब्लिशमेंट है ना, इसका जो ट्रेड, जो बिजनेस है वो 4 डिफरेंट स्टेट्स में है, या फिर मान लो 4 से ज़्यादा डिफरेंट लोकेशंस में, स्टेट्स में है। तो हम क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है। और अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट लाइक रेलवे, मेजर पोर्ट्स, ऑयल फील्ड्स, तो ऐसे केस में भी क्या है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगी। फॉर एग्जांपल एक रेलवे में वर्कशॉप लगी है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। क्लियर। और यार ये एक कंपनी है ना, इसमें ना 60% शेयर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। तो क्या समझे आप लोग कि ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है, बोलो। बिल्कुल सही बोले आप लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट। वाई, क्योंकि उसमें 51% से ज़्यादा के शेयर्स किसके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। वेरी गुड। अच्छा अब मुझे एक और बात बताना, ये एक जो कंपनी है ना, इसको ना सेंट्रल एक्ट द्वारा ही बनाया गया है। इसको कंट्रोल मैनेज कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो मैम हमको पता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है, बोलो। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। अब यार ये एक कॉर्पोरेशन है इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको ना यार जो मैनेज, जो कंट्रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है। तो समझ गए आप लोग, यस इसकी भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का केस समझ गए। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट का। तो जहां पर स्टेट अप्रेंटिसशिप काउंसिल है तो कौन बोलो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, बिल्कुल करेक्ट, यस स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा अभी जो हमने क्लॉज 1 पढ़ा था उसमें जो एस्टैब्लिशमेंट्स थे ना, उन एस्टैब्लिशमेंट के अलावा जो अदर एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी, बोलो। यस, स्टेट गवर्नमेंट। तो आई होप आप नहीं भूलोगे, साथ साथ बोले थे ना, याद हो गया, वेरी गुड। नाउ आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज डेजिग्नेटेड ट्रेड। मतलब जो फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो ना कंसल्ट करती है किसके साथ, सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के साथ। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के साथ बातचीत करके क्या करती है, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन को, ट्रेड को या फिर सब्जेक्ट को वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके ये घोषित करती है कि ये डेजिग्नेटेड ट्रेड है। मतलब ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, ऑफिशियली ये रिकॉग्नाइज करती है कि इस ट्रेड में या फिर इस ऑक्यूपेशन में या फिर इस सब्जेक्ट में क्या है, आपको प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, जो नॉलेज है, जो ट्रेनिंग है, वो प्रोवाइड करनी ही होगी।
अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से सुन लो। देखो फ्रेंड्स, जो डेजिग्नेटेड ट्रेड है ना, वो एक तरह से मैंडेटरी हो जाता है कि जिसको उसने घोषित कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ये मतलब घोषित कर देती है कि ये डेजिग्नेटेड ट्रेड है, ठीक। तो अब क्या होगा, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ना, उसमें आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी ही होगी, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको डेजिग्नेटेड ट्रेड घोषित कर दिया है। तो क्या समझे आप लोग कि जिस ऑक्यूपेशन को, जिस ट्रेड को, जिस सब्जेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड ट्रेड घोषित कर देती है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके, उस फील्ड में, उस ट्रेड में क्या है, फिर आपको जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करनी ही होगी। क्लियर? Our next definition is employer. Employer कौन होता है? जो आपको तनख्वाह दे रहा है। Yes. तो एम्प्लॉयर का मतलब ये है, कहते हैं वो पर्सन जो किसी को सुपरवाइज कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको उसके काम के बदले में क्या है, पैसा दे रहा है, तो वो कौन है, वो एम्प्लॉयर है। ये तो सिंपल डेफिनेशन थी, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नाउ आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट का मतलब है फ्रेंड्स, यहाँ पर कहते हैं एक तो वो प्लेस, ध्यान से समझना, एक तो वो प्लेस जहाँ पर आपकी इंडस्ट्री का जो काम है वो चल रहा है, फिर उस प्लेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी हैं, है ना, फिर उसे एस्टैब्लिशमेंट के क्या है, अलग अलग ब्रांचेस भी हैं। तो ये सब के सभी क्या है, ये एस्टैब्लिशमेंट है। एग्जाम्पल समझना, मान लो एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है, एक फैक्ट्री है जहाँ पे वो व्हीकल्स को क्या है, प्रोड्यूस कर रही है। अब उस फैक्ट्री में बोलो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी हैं, प्लस अब इसी के अलग अलग शोरूम्स भी हैं अलग अलग जगहों पर। तो इन सभी को क्या बोला गया है, इन सभी को ही एस्टैब्लिशमेंट बोला गया है। तो समझना ये है कि एक तो वो जगह है जहाँ पे फैक्ट्री आपकी है, जहाँ पे काम हो रहा है, वो तो एस्टैब्लिशमेंट है ही है, साथ ही साथ जो उस फैक्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, प्लस जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, उन सबको भी क्या है, एस्टैब्लिशमेंट का ही हिस्सा माना गया है। आई होप क्लियर होगा ये भी आपको। नाउ आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटाइज। याद आया कुछ, बोलो। यस, मेरे को पता है आपको याद आ गया। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में हमने ये टर्म पढ़ी थी, है ना। चलो अब इसका मीनिंग समझते हैं। अच्छा ध्यान से सुनो, क्या लिखा है, ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटाइज। ग्रेजुएट मतलब उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। अप्रेंटाइज का मतलब तो हम पहले ही समझ चुके हैं, वो पर्सन जो ट्रेनिंग लेता है। तो ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटाइज का मतलब क्या हुआ, वो पर्सन जो अपनी डिग्री, अपना डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद क्या है, गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में, मतलब डेजिग्नेटेड ट्रेड में जाकर के क्या है, ट्रेनिंग लेता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटाइज। एग्जाम्पल सुनो, पिंकू है, एक बढ़िया से इंजीनियरिंग कॉलेज से उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, क्लियर, डिग्री कंप्लीट, खुश। अब क्या है, वो गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में जाकर के ट्रेनिंग लेगा। वाई? ताकि वो अपने जो उसने डिग्री के दौरान थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझे थे, अब उसको वो कन्वर्ट कर सके प्रैक्टिकल स्किल्स में, ताकि वो अपनी स्किल्स को एनहांस कर सके। तो उसी को हम बोलते हैं ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटाइज। आई होप आपको ये नहीं भूलेगा। नाउ आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडस्ट्री का मतलब है कि एक वो बिजनेस जिसमें अलग तरह के ट्रेड्स होते हैं, ऑक्यूपेशन होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, और उनको क्या है, डेजिग्नेटेड ट्रेड और ऑप्शनल ट्रेड में स्पेसिफाई किया जाता है। एग्जाम्पल देखना, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक। अब उस इंडस्ट्री में मेरे को बताओ अलग अलग तरह के ट्रेड्स होंगे, है ना। टेलरिंग का होगा, स्टिचिंग का होगा, डाइंग का होगा, और क्वालिटी कंट्रोल का होगा, पैकेजिंग का होगा, कई तरह के ट्रेड हैं, है ना। अब कुछ ट्रेड्स को क्या कर रहे हैं, डेजिग्नेटेड ट्रेड कह रहे हैं, और कुछ ट्रेड्स को ऑप्शनल ट्रेड बोल रहे हैं। डेजिग्नेटेड ट्रेड का मतलब क्या समझा था हमने, जिसको गवर्नमेंट ने ही ऑफिशियली ये घोषित कर दिया है कि यहाँ पे ट्रेनिंग देनी होगी। तो वो ट्रेड, इंडस्ट्री के वो ट्रेड, जैसे मान लो टेलरिंग है, स्टिचिंग है, इसको डेजिग्नेटेड ट्रेड बोल दिया, मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग देनी ही होगी। अगर आप कपड़ा बनाना सिखा ही नहीं रहे हो तो फैक्ट्री चलेगी कैसे। तो ये वो काम है, ये वो ट्रेड है जहाँ पे ट्रेनिंग देनी मैंडेटरी है। वही एक ट्रेड आता है उसमें पैकेजिंग का भी। अब पैकेजिंग के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग देने की तो जरूरत नहीं है, तो इसको क्या है, ऑप्शनल ट्रेड बोल दिया। अब यहाँ पर ऑप्शनल ट्रेड में क्या है, जो एम्प्लॉयर है ना, उसकी मर्जी है कि वो ट्रेनिंग देना चाहता है अपने वर्कर्स को या नहीं देना। आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज टेक्नीशियन अप्रेंटाइज। फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन वाले में हमने क्या पढ़ा था कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद
जो ट्रेनिंग लेता है उसको हम ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटाइज बोल रहे थे। ये डेफिनेशन है टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटाइज। इसका मतलब क्या है, हाई स्कूल की आपने स्टडी कंप्लीट कर ली, ठीक, उसको कंप्लीट करने के बाद आप 2 साल का वोकेशनल कोर्स कर रहे हो, उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट मिला, सर्टिफिकेट के बेसिस पे, अब सर्टिफिकेट एक तरह से प्रूफ है कि आपने वो कोर्स करा है, फिर क्या है, आप ट्रेनिंग ले रहे हो गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में, तो वो क्या है, टेक्नीशियन अप्रेंटाइज। फॉर एग्जाम्पल पिंकू है, हाई स्कूल की स्टडी पूरी करी, खुश, कहता चलो अब 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया जाए, वो भी कंप्लीट कर लिया, फिर उसके हाथ में आया सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट लेने के बाद अब क्या है, वो एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में जाकर के क्या है, ट्रेनिंग ले रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटाइज। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया। नाउ आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज ट्रेड अप्रेंटाइज। ट्रेड अप्रेंटाइज का मतलब ये होता है कि वो पर्सन जो एक डेजिग्नेटेड ट्रेड में जाकर के क्या है, ट्रेनिंग ले रहा है। आई होप डेजिग्नेटेड ट्रेड तो आप लोगों को क्लियर ही है, तो एक बंदा डेजिग्नेटेड ट्रेड में ट्रेनिंग ले रहा है तो उसको हम बोल देंगे ट्रेड अप्रेंटाइज। नाउ आवर लास्ट डेफिनेशन इज वर्कर। फ्रेंड्स, मैंने ना जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो मेरे को लगा कि समझानी चाहिए वही आपको एक्सप्लेन करिए। कुछ मैंने डेफिनेशंस बीच में स्किप करिए, वो बहुत सिंपल है, आप खुद भी रीड कर सकते हो, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो बाई चांस तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि इस डेफिनेशन में हमको डाउट है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग वर्कर के बारे में समझते हैं। वर्कर कौन है, जो एक एम्प्लॉयर की प्रेमिसेस में क्या है, काम करता है। क्यों करता है बोलो, वेजेस लेने के लिए, ठीक है। फिर वो वर्कर कहते हैं चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, मतलब किसी एजेंसी या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही आया हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्कर बोलेंगे। लेकिन याद रखने वाली एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमने क्लॉज AA की डेफिनेशन में जो अप्रेंटाइज का मीनिंग पढ़ा था ना, उसको हम लोग वर्कर की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। सो आई होप आपको सारी डेफिनेशंस क्लियर हो गई। अपकमिंग वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।